सितंबर 2008। अमेरिका में एक आदमी था, रॉबर्ट चैम्बर्स। फिनिक्स एरिजोना में उसका घर था, 3 बच्चे थे, 20 साल की सेविंग्स थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने रूल्स फॉलो किए थे। फिर एक दिन उसे नोटिस आया, बैंक ने उसका मॉर्गेज एडजस्ट कर दिया था। इंटरेस्ट रेट डबल हो गई थी। सब प्राइम क्राइसिस में उसकी प्रॉपर्टी आधी हो गई थी और बैंक जिसने ये लोन बेचा था, जिसने ये रिस्क लिया था, वो बैंक गवर्नमेंट से बेल आउट मांग रहा था और अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लीमन ब्रदर्स डूब गई। एआईजी के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। उन्हें टैक्स पेयर्स के 700 अरब डॉलर से बचाया गया, उन्हीं लोगों के पैसों से जो खुद तबाह हो चुके थे। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, ये एक ब्रोकन सिस्टम का सामने आना था, जहां ऑर्डिनरी लोग रिस्क उठाते हैं और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बच जाते हैं। यही किसी के मन में एक सवाल आया, क्या एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां कोई बैंक नहीं हो, कोई गवर्नमेंट नहीं हो, जहां पैसा किसी एक के कंट्रोल में ना हो? इसी सवाल का जवाब था क्रिप्टो करेंसी। 31 अक्टूबर 2008 लीमन ब्रदर्स को गए अभी 6 हफ्ते भी नहीं हुए थे। एक क्रिप्टोग्राफिक मेलिंग लिस्ट पर एक एनोनिमस मैसेज आया। भेजने वाले का नाम था सतोशी नाकामोटो। 9 पेजेस का एक पेपर, टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये किसी बैंक का प्रपोजल नहीं था, गवर्नमेंट का प्लान नहीं था। ये एक अकेले इंसान का या शायद एक ग्रुप का विजन था, जिसने सोचा कि मिडलमैन को हटाया जा सकता है पूरी तरह। और सतोशी ने जब पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया 3 जनवरी 2009 को, उसमें उन्होंने एक मैसेज एम्बेड किया था। द टाइम्स न्यूज़पेपर की हेडलाइन, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये सिर्फ एक टाइम स्टैम्प नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। आज तक कोई नहीं जानता सतोशी नाकामोटो कौन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, किस देश का है, कुछ नहीं पता। वॉलेट में करीब 1 मिलियन बिटकॉइन है, जो आज की वैल्यू में लगभग 90 लाख करोड़ रुपए हैं। उन्होंने 2010 के बाद कभी कुछ नहीं बोला, वो बस गायब हो गए, बट उनका आइडिया वो कहीं नहीं गया। तो बिटकॉइन एक्चुअली काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एग्जाम्पल। सोचो तुम्हारे मोहल्ले में एक दुकानदार है, रमेश। वो एक बड़ी सी नोटबुक रखता है जिसमें हर किसी का हिसाब लिखा है, किसने किसे कितना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि रमेश कल चला जाए, बुक फट जाए या वो खुद कुछ एंट्रीज चेंज कर दे तो पूरा हिसाब गड़बड़। ब्लॉकचेन ने यही सॉल्व किया। वो नोटबुक एक के पास नहीं, दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ एग्जिस्ट करती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है। हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से मैथमेटिकली लिंक्ड होता है, एक चेन। और क्योंकि ये चेन हजारों कंप्यूटर्स पर है, कोई एक इसे एडिट नहीं कर सकता। रमेश अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब नए ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कैसे होते हैं? यहाँ आते हैं माइनर्स। दुनिया भर में पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो पहले सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, नए बिटकॉइंस। इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। और बिटकॉइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। कभी भी सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करेंगे, कोई नहीं बढ़ा सकता इसे, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं। गवर्नमेंट चाहे जितना पैसा प्रिंट करें, बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बदलेगी। यही इसे फंडामेंटली अलग बनाता है। शुरुआत में बिटकॉइन की वैल्यू थी प्रैक्टिकली 0। लोग आपस में टेस्ट करने के लिए बिटकॉइंस भेजते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कुछ बनेगा। 22 मई 2010 एक प्रोग्रामर लैज़लो हैनियस ने बिटकॉइन पिज्जा डे बनाया। उसने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जास खरीदी। ये बिटकॉइन की पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन थी। वो 10,000 बिटकॉइन आज की वैल्यू में करीब 90,000 करोड़ रुपए हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया को समझ आने लगा। 2013 में बिटकॉइन पहली बार $1,000 पार किया। 2017 में पहला बड़ा बुल रन, बिटकॉइन करीब $20,000, फिर क्रैश। फिर 2021 में बिटकॉइन ने $59,000 का ऑल टाइम हाई छुआ। टेस्ला ने इन्वेस्ट किया, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपना पूरा ट्रेजरी बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। इंस्टीट्यूशनल मनी आने लगा। फिर क्रैश, हमेशा क्रैश आया। हर बुल रन के बाद एक ब्रूटल बेयर मार्केट। 2022 में बिटकॉइन 80% नीचे आया। FTX, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, रातों रात कोलैप्स हो गया। इसके फाउंडर सैम बैंकमैन फ्रीड को फ्रॉड के लिए 25 साल की सजा हुई। लोगों ने सोचा ये खत्म हो गया, लेकिन हर बार बिटकॉइन वापस आया। 2024 के अंत में पहली बार बिटकॉइन $1,00,000 पार गया। I'm right here watching history be made. Bitcoin is up to $100,000.
That's an all-time high. ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जो पहले बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग का टूल बोलता था, उसने बिटकॉइन ETF लॉन्च किया। अब वो खुद इसे डिफेंड करते हैं। बट एक 20 ईयर ओल्ड रशियन कनेडियन किड ने सोचा ये सिर्फ करेंसी तक क्यों लिमिटेड हो। उसका नाम था विटालिक ब्यूटेरिन। 2015 में लॉन्च हुआ इथीरियम। बिटकॉइन सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर सकता था, वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह। इथीरियम पर तुम प्रोग्राम्स रन कर सकते थे, ब्लॉकचेन पर। इन्हें कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे अग्रीमेंट्स जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं जब कंडीशंस मीट हों। कोई मिडलमैन नहीं, कोई लॉयर नहीं, बस कोड। इससे एक पूरी नई दुनिया बनी, डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बैंक्स के बिना लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग। आज डीफाई में 200 अरब डॉलर से ज्यादा लॉक्ड है। रियल मनी, रियल ट्रांजैक्शंस। फिर NFTs आए और ऑनेस्टली ये क्रिप्टो का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर था। एक टिकटॉक की इमेज मिलियंस में बिकी, सेलिब्रिटीज ने हाइप बनाई, लोग फंसे, स्पेकुलेशन बहुत था, बबल था। लेकिन NFT क्रेज के नीचे एक रियल आइडिया था, डिजिटल ओनरशिप, किसी एसेट का ब्लॉकचेन पर प्रूफ। ये आइडिया अभी भी रेलिवेंट है, भले ही वो JPG वाला मूवमेंट खत्म हो गया। हर रेवोल्यूशनरी आइडिया के दुश्मन होते हैं, क्रिप्टो के भी हैं। सबसे ऑब्वियस थ्रेट है गवर्नमेंट्स। चाइना ने क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन किया, इंडिया ने 30% टैक्स लगाया, अमेरिका में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का माहौल है। और ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। सरकारों को एक ही प्रॉब्लम है, कंट्रोल। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, अनकंट्रोलेबल है, और कोई भी गवर्नमेंट खुशी से अपना फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं छोड़ती। दूसरा थ्रेट है क्रिप्टो का खुद का डार्क साइड। पंप एंड डंप स्कीम्स, रग पुल्स, FTX जैसे कोलैप्सेस, जहां ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के बिलियंस डूब गए। क्रिप्टो की एनोनिमिटी ने जेन्युइन इनोवेशन के साथ साथ सीरियस फ्रॉड को भी जगह दी, और हर कोलैप्स के बाद पूरे इकोसिस्टम की क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। लेकिन तीसरा थ्रेट ये दोनों से ज्यादा टेक्निकल है और ज्यादा स्कैरी है, क्वांटम कंप्यूटिंग। आज बिटकॉइन की पूरी सिक्योरिटी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है जिसे नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स मिलकर भी इसे क्रैक करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा दें। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स वो इसी को सॉल्व करने के लिए बने हैं। गूगल ने विलो नाम का क्वांटम चिप बनाया है जो क्लासिकल कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगले 5 से 15 सालों में रियल थ्रेट बन सकती है, और कुछ हैकर्स अभी से इनक्रिप्टेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बाद में डीक्रिप्ट करने के लिए। तो क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? सच ये है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ डायरेक्शंस हैं जो साफ दिखते हैं। अमेरिका में बिटकॉइन ETFs को अप्रूवल मिली है जिनमें 150 अरब डॉलर से ज्यादा आ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन रियल है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये नेम्स क्रिप्टो को सीरियस बनाते हैं। एल सल्वाडोर की बात करें तो वो पहला देश था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया 2021 में। CBDCs आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ये गवर्नमेंट की अपनी डिजिटल करेंसी होगी, कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल्ड। ये क्रिप्टो नहीं है, ये उसके ऑपोजिट है। लेकिन ये प्रूफ है कि डिजिटल करेंसी का आइडिया मेन स्ट्रीम हो चुका है। रियल वर्ल्ड एसेट्स ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, टोकनाइज्ड बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। एक दिन शायद तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, सब ब्लॉकचेन पर एक टोकन हो। 2008 में जब सतोशी का व्हाइट पेपर आया, ज्यादातर लोगों ने इसे इग्नोर किया। एकेडमिक्स ने कहा ये काम नहीं करेगा, बैंक्स ने कहा ये डेंजरस है, गवर्नमेंट ने कहा ये इलीगल है। आज वही बैंक्स बिटकॉइन ETF बेच रहे हैं, वही गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी बना रही है, वही एकेडमिया क्रिप्टो के बारे में रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं। एक बात जो कंसिस्टेंटली ट्रू रही है, हर बार जब किसी ने कहा ये मर गया, ये वापस आया। हर बैन के बाद, हर क्रैश के बाद, हर स्कैम के बाद। सतोशी ने एक सवाल पूछा था, क्या ट्रस्ट को किसी सिस्टम में बिल्ड किया जा सकता है बिना किसी ह्यूमन के? वो सवाल अभी भी आंसर नहीं हुआ, लेकिन ये पूछा जा चुका है, और दुनिया कभी वैसी नहीं होगी जैसी उस सवाल से पहले थी।